वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए। कुछ चेंजेस चाहते हो, कोई सजेशन चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपने वोकैब सेशन को। ओके, सबसे पहले ना आपके सामने आज जो सेशन रखा है वोकैब का, वो कुछ एक्सपर्ट से रिलेटेड है। अभी हम मेडिकल लाइन में जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है साइकोलॉजिस्ट को। क्या लिखा है? सबसे पहला वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। वैसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। साइको का मीन होता है स्पिरिट, सोल, माइंड। और लोगस जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, उसका मीनिंग होता है साइंस। और IST मीन होता है पर्सन, यानी जो एक्सपर्ट होता है। तो साइकोलॉजिस्ट को ना हम हिंदी में कह सकते हैं मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है हमारा साइको एनालिस्ट। अब ये कौन होते हैं? साइको एनालिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं ना, साइको इसमें लगा हुआ है, एनालिस्ट है, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो मानव के व्यवहार में ही आए, उत्पन्न हुए चिंता, डर, या जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं, फियर, वरीज, है ना, इनसिक्योरिटीज और टेंशन वगैरह का जो अध्ययन करता है और फिर उसको सुन करके उसे रिमूव करने का प्रयास करता है, वही होते हैं हमारे साइको एनालिस्ट, ठीक है। ओके, आप इनको ना हिंदी में कहें तो मनोविश्लेषक कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थो का रूट हमने जब डिस्कस किया था तो देखा था कि ऑर्थो का मीनिंग होता है ना स्ट्रेट, करेक्ट। और डोंटिस्ट का मीनिंग होता है, क्या होता है? IST लगा है, वो तो पर्सन है। तो ओडोंटोस हमने पढ़ा था, एक रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है टीथ। जी, टीथ कहें, टूथ कहें। तो जो हमारे दांतों को जो सीधा करने का काम करता है ना, यानी दांतों से संबंधित जो विकार होते हैं उन्हें ठीक करने का काम ये ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे डेंटिस्ट क्या होते हैं? डेंटिस्ट भी ऑर्थोडोंटिस्ट ही होते हैं, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट ना डेंटिस्ट का एक पार्ट हो सकता है। जी हाँ, ये डेंटिस्ट के अंदर आते हैं। अंदर आते हैं का मतलब कि डेंटिस्ट भी यही काम करते हैं, लेकिन ये डेंटिस्ट का एक पार्ट हो सकता है। क्लियर? बिल्कुल। ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होते हैं? ऑप्टोमिन मैंने बताया था आपको, आई, ठीक है। और मेट्रिस्ट जो वर्ड है ना, इसका जो रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट, राइट। इसका जो मीनिंग होता है रूट वर्ड का, वो होता है मेजरमेंट। तो जो हमारी आई साइट होती है ना, यानी विजन जो होता है, उसको जो चेक करने का काम करते हैं कौन? तो ये वही होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। अच्छा, जो आई के डॉक्टर होते हैं ना, आंखों के जो डॉक्टर होते हैं, वो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं, है ना। तो ये वो नहीं है, ये सर्जन नहीं होते, ये फिजिशियन नहीं होते। ये क्या करते हैं? बस आपकी आँख का जो साइट होता है ना, विजन, उसका ये चेकअप करते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग ऑप्टिकल लेने के लिए सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो ऑप्टिकल प्रोवाइड कराता है वही ऑप्टिशियन होता है। क्लियर? जी, नीचे लिखा भी है। तो ऑप्टिशियन ऐसे पर्सन होते हैं ना जो व्यक्ति को चश्मा दिलाने का काम करते हैं, ऑप्टिकल दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर नहीं होते, बस सिर्फ क्या करते हैं, आपकी आई साइट को ये मेजरमेंट करते हैं, मेजर करके फिर उसके बाद आपको ऑप्टिकल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ऑस्टियोपैथ, ठीक है। अब देखो ऑस्टियोपैथ का मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो ये जो रूट वर्ड है ना, ये बना है ऑस्टियोन से। ये नया है, इसलिए मैं आपको इसके सामने क्लियर करती हूँ, बाकी तो सब हम डिस्कस कर चुकी हैं। ऑस्टियोन, तो ऑस्टियोन जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है बोन। क्या होता है? बोन, यानी अस्थि। तो जो पैथ है ना, जो पैथोज है, पैथ एक्चुअली बना है पैथोज से, पैथोज रूट वर्ड है, उसका मीनिंग होता है ना सफरिंग या डिसीज, ठीक है।
तो कहने का मतलब जो ऑस्टियोपैथ होते हैं ना, ये बाय मसाज आपकी बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये बोन वगैरह में ही आप ये जो शरीर में बोन्स होती है ना, इन्हीं बोन्स पर मसाज करके आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं ऑस्टियोपैथ। और ऑस्टियोज जो है ना, ये ऑस्टियोन से बना है, इसका मीनिंग होता है बोन, और जो पैथ होता है ना, वो पैथोस से बना है, इसका मीनिंग होता है सफरिंग या डिसीज। क्लियर? बिल्कुल। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कायरोप्रैक्टर। ठीक है, देखो जो कायरो वर्ड है ना, ये इसका मीनिंग होता है हैंड। अच्छा, इनका क्या काम होता है? ये वो डॉक्टर होते हैं या ये वो एक्सपर्ट होते हैं जो हमारे शरीर में बोन्स होती है ना, बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में जो पेन होता है ना, तो हाथ से दबा करके, ये मसाज करके उस पेन को रिलीव करने का कार्य करते हैं। कौन? ये कायरोप्रैक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कायरोपोडिस्ट। अब देखो, कायरो का मीन तो होता है हैंड, ठीक है, और पोडिस्ट जो होता है ना, वो बना है पोडोस से, जिसका मीनिंग होता है फीट। ठीक है, आप देखो ये क्या काम करते हैं। ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, ये हमारे फूड एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फैलन होती हैं, कॉन्स होते हैं, जिसको हम कहें तो जो फिजिकल वर्क करते हैं उससे जो घट्टे पड़ जाते हैं ना, जो निशान पड़ जाते हैं, उन निशान को, उसी का इलाज ये करते हैं। कौन? कायरोपोडिस्ट। ठीक है, उसी का इलाज ये करते हैं कायरोपोडिस्ट। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राफोलॉजिस्ट। अच्छा, अभी ग्राफोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये ग्राफोलॉजिस्ट ना क्या करते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग देखते हैं, और हैंड राइटिंग के थ्रू ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे एप्टीट्यूड को डिफाइन करने का काम करते हैं। यानी कि हमारे राइटिंग को देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हमारा एप्टीट्यूड कैसा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये होते हैं ग्राफोलॉजिस्ट जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेरोंटोलॉजिस्ट। स्पेलिंग अच्छी है, पूछी जाती है एग्जाम के लिए, आप याद रखेंगे। जेरोंटोलॉजिस्ट जो वर्ड है ना, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में। जेरस रूट वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग होता है ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज। तो जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं ना, लोग होते हैं ना, यानी कि सीनियर लोग है ना, वृद्ध लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इकोनॉमिक चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को ना ये डील करते हैं। कौन? जेरोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जेरोंटो में जो जेरस आता है उसका मतलब होता है ओल्ड एज, है ना। तो जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए ये होते हैं। ठीक है, ये डील करते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप कि वोकैब सेशन समझ में आया हो, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा हो। बहुत इजी हो जाएंगे वर्ड्स, ठीक है, रूट वर्ड से पढ़ने के बाद में। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम इनके रूट्स भी ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए वोकैब सेशन को ये रोकते हैं, अब अपने अगले पार्ट में आते हैं। ओके, चलिए अब ग्रामर सेशन में ना हम डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशंस को, जिनमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बिफोर को, बिहाइंड को और बियॉन्ड को। ठीक है, तो आज का जो प्रीपोजिशन है हमारा होने वाला है बाई। सबसे पहले हम बाई को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाई के यूजेस को ना हम ज़्यादा देखते हैं, यानी ये वेरियस टाइप में यूज़ की जाती हैं, तो इसीलिए बाई का जो सेशन है ना वो थोड़ा लॉन्ग चलेगा और उसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले देखो, जो बाई का यूज़ होता है वो होता है ना नियरनेस दिखाने के लिए। क्या? निकटता दिखाने के लिए। जैसे कम एंड सिट बाई मी। अब बाई मी का क्या मतलब है? यहाँ पे बाई का हर जगह पे मीनिंग ना डूअर वाला नहीं होता है। ठीक है, यानी द्वारा वाला नहीं होता है ना। हाँ, और तक का भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाई का यूज़ ना हम वेरियस सेंस में करते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो यूज़ है ना बाई का, वो होता है निकट के सेंस में, यानी नियर के सेंस में। तो क्या कह रहा है? कम एंड सिट बाई मी। बाई मी का यहाँ पे मतलब है ना कि बाई माई साइड, बाय माई साइड, यानी आओ और मेरे साइड बैठो, हमारे बगल बैठो। ठीक है, बगल क्या का मतलब क्या? हमारे पास बैठो। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप कहीं देख रहे हैं कि बाय का यूज़ इस तरीके से किया जा रहा है कि बाय मी या सिट बाय मी या स्टैंड बाय मी या जो भी है,
बाय मी करके दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि बाय माई साइड, और ये निकट को बता रहा है यानी नियरनेस को बता रहा है। क्लियर जी। नेक्स्ट, माई हाउस इज बाय द रिवर, वेरी इजी, कह रहा है माई हाउस इज बाय द रिवर, यानी ये मेरा घर जो है ना वो रिवर के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय द रिवर का मतलब यही हो रहा है, क्या, निकटता को बता रहा है यानी नियरनेस को शो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो बाय का एक यूज होता है निकट के सेंस में, ये हमें नहीं भूलना है। ओके, चलो चलिए, जो दूसरा यूज है ना बाय का वो होता है तक के रेफरेंस में। अच्छा, तक यानी टाइम के रेफरेंस में बाय का यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गिवन जो टाइम होता है ना, टाइम के पहले पहले कर लेने का काम जो होता है ना वो बाय के सेंस में होता है, यानी ये काम करना है आपको इतने तक। ओके, यानी कि जो टाइमिंग दी है उस टाइमिंग के अंदर अंदर करना है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, कैसे, समय के प्रसंग में, बिल्कुल। जैसे हम कह सकते हैं कैन यू फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock बाय टुमारो, तो ये कह रहे हैं बाय 10 o'clock यानी कि 10 o'clock के पहले पहले तक। ठीक है, कल चाहे आप ये टाइमिंग ले लो चाहे ये टाइमिंग ले लो, तो अगर टुमारो भी लिखा है तो भी यही सेंस निकल रहा है कि टुमारो तक यानी कल तक के सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है 10 o'clock तो भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है ये है कि ये कह रहा है कैन यू फिनिश, क्या तुम खत्म कर सकते हो द वर्क बाय 10 o'clock यानी 10 o'clock तक, 10 बजे तक क्या तुम ये काम खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसी रेफरेंस में बाय का यूज किया जा रहा है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो जो मोस्ट यूज होता है पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, हालांकि होता हर रेफरेंस में है यूज। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली हम लोग करते हैं ना, क्या समझते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो ही जो है हम बाय का यूज ज्यादा करते हैं, अप्रोप्रिएट होता है ना। देखो वो क्या होता है, जैसे साधक के रूप में, साधक क्या, डूअर के रूप में, यानी एजेंसी, एजेंट और मीन्स के रूप में। जैसे जो सेंटेंस लिखा है द वॉच वॉज स्टोलन बाई द सर्वेंट। ठीक है, घड़ी चुराई गई नौकर के द्वारा। तो अब नौकर यहाँ पे क्या है, वो डूअर है ना, यानी काम करने वाला है, एजेंट है। तो उस सेंस में यहाँ पे बाय का यूज किया गया और सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है, तो जो मोस्ट यूज हम जानते हैं ना वो हम साधन का ही, साधक के रूप में ही बाय का यूज जानते हैं। ठीक है, यानी इसी का यूज ज्यादा करते हैं, बाकी होता कई रेफरेंस में है जिनकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रीट्स वेयर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है ना ये भी साधक के रूप में काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आ गया आपके सामने के अनुसार। ठीक है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये भी हम बहुत बोलते हैं। ठीक है, जब घड़ी की टाइम, जो घड़ी होती है ना हमारी वॉच, वो जब टाइम कोई बजाती है, यानी जब घड़ी में कोई टाइम बजता है ना, तो उस समय भी हम कहते हैं कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, तो हमें जो बोलना होता है तो हम बोलते हैं कि इट इज़ 2 o'clock बाय माई वॉच, या बाय माई वॉच इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, वॉट एवर जो भी है समय। ठीक है, तो घड़ी में जो समय बजता है ना उसके लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये के अनुसार यानी इन अकॉर्डेंस विथ के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, एक जो मीनिंग यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, कि बाय का मीन होता है द्वारा, जो कि होता ही है हिंदी में। ठीक है, तो इस सेंस में जैसे आई विल गो बाय ट्रेन है ना, जब आर्टिकल हम लोग जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में ना सीधे सीधे नाउन जो होता है ट्रांसपोर्ट वाला वो ही लिखा जाता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है ना। तो वही रेफरेंस में इसको आप कोरिलेट कर लीजिए, जैसे आई विल गो बाय ट्रेन नॉट बाय कार। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय का यूज़ कर रहे हैं द्वारा के लिए। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट यूज हम कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ, यानी मात्रा बताने के लिए। द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 inch। अब देखो भैया कि बुलेट जो है वो मिस हो गई 2 inch के थ्रू। ठीक है, जो भी है, तो बाय का यूज ना यहाँ पे मात्रा बता रहा है। ठीक है, परिमाण को बता रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ। ठीक है, बिल्कुल। इट नीड्स टू नो लॉन्गर बाय 2 inches। ठीक है, ये भी मात्रा के ही सेंस में यूज किया गया है सेंटेंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट,
का नाम लेकर, यानी इन ओथ्स, ओथ्स मीन क्या होता है, वही भाई जो प्रॉमिस वॉमिस किया जाता है वही, ठीक है, का नाम लेकर, यानी जैसे आई ऑलवेज स्वीयर बाई ऑलमाइटी गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाई है ना, इसका मीनिंग यही हुआ, का नाम लेकर, है ना, यानी इन ओथ्स में, बिल्कुल। तो आई ऑलवेज स्वीयर बाई ऑलमाइटी गॉड, ओके, ही स्वेयर्स बाई यू ऑल द टाइम। देखिए इसका यूज़ कम होता है ना, यानी हम लोगों ने ना जो जनरली इंग्लिश जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पे ऐसे इंग्लिश का यूज़ कम हुआ है, तो इसीलिए हमें लगता है कि ऐसे सेंटेंस हो नहीं सकता, बाकी होता तो बहुत कुछ है ना। तो वही इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है बुक्स में। चलिए, तो हमें याद रखना है कि बाई का जो यूज़ होता है ना, वो का नाम लेकर के सेंस में भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, होकर गुजरना यानी पास, ठीक है, होकर के अगर कोई चीज़ गुजरना का सेंस दिया जाता है सेंटेंस में, वहाँ पर भी हम बाई का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग। भाई बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखो नई जानकारी रहेगी तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग, तो बाई द पोस्ट ऑफिस का मीनिंग हुआ ना यहाँ पे कि मैं जाता हूँ, ठीक है। आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस एवरी डे, ठीक है, यानी मैं गुजरता हूँ, मैं उस जगह से जाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, आई केम बाय द फील्ड्स नॉट बाय द रोड्स, ठीक है, यानी कि मैं खेतों से होकर के गुजरता हूँ, बिल्कुल, फील्ड्स के आसपास होकर के गुजरता हूँ। तो वही चीज़ बता रहा है कि होकर गुजरने के सेंस में भी ना हम बाय का यूज़ करते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट, अब देखो अगला है आपका, बाय का यूज़ ही हम करते हैं ना के हिसाब से का जब हमें सेंस देना होता है। कैसे? ये भी बहुत अच्छा रूल है, आर्टिकल वगैरह में भी आपको मिलेगा देखने को। आई हायर्ड ए बाईसाइकिल बाय द डे। अब देखो बाय द डे का यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहा है, जैसे कि मैं एक बाईसाइकिल को हायर किया बाय द डे, जैसे एक दिन के लिए 5 रुपये, ठीक है, एक दिन के लिए 5 रुपये। आई हायर्ड ए बाईसाइकिल बाय द डे। जी, अच्छा, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, आप ये सेंटेंस को थोड़ा स्किप करो, क्योंकि यहाँ पे ना जो पैसा है ये 5 रुपये, ये दिया नहीं है, ठीक है, ये दिया नहीं है, लेकिन जब ट्रांसलेशन दिखाया गया आपके सामने ना, वहाँ पे दिया है, तो इसीलिए इस सेंटेंस को आप स्किप करिए, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको समझने के लिए ना आप दूसरा सेंटेंस समझो, जैसे जो लिखा है, आई इंगेज्ड ए क्लर्क बाय द मंथ, ठीक है, मैंने एक क्लर्क को इंगेज किया 1 महीने के लिए, ठीक है, यानी बाय द मंथ, यानी कि यहाँ पे बाय का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ये ना आपको आर्टिकल के चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर भी एक बार दे सकते हैं, डजंट मैटर, बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, वी पे अ लेबरर बाय द डे या बाय द आवर, ठीक है, के हिसाब से जब हमें यूज़ करना होगा ना, तब हमें वहाँ पे बाय का यूज़ करना होगा, प्रीपोजिशन का, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ही सेल्स क्लॉथ बाय द यार्ड कोल, ठीक है, तो यहाँ पर भी बाय द यार्ड, यानी कि यार्ड के हिसाब से कपड़ों को बेचने का काम किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, बाय द टेंस एंड इक्स बाय द डजन। अच्छा देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, एक्चुअली ये ही सेल्स क्लॉथ बाय द यार्ड, कोल बाय द टन्स एंड इक्स बाय द डजन। जी, तभी मैं सोचूं कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन वगैरह का भी ख्याल आ रहा था, डजन में तो ओके। तो यहाँ पे ना आप ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरी तरह से अब एक सेंटेंस जा कर के बना, यानी ये दोनों ना एक ही का पार्ट है, तो इसको इस तरीके से देखना है, ही सेल्स क्लॉथ बाय द यार्ड, वो बाय द यार्ड के हिसाब से, यानी यार्ड के हिसाब से वो कपड़ों को बेचता है, और टन के हिसाब से वो कोयलों को बेचता है, ठीक है, एंड इक्स बाय द डजन, और दर्जनों के हिसाब से अंडों को बेचता है। क्लियर? अब समझ में आया होगा, बिल्कुल जी। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे देखा कि के हिसाब से हम जब यूज़ करना होता है ना, तो हम प्रीपोजिशन में बाय का यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो आर्टिकल लगना होता है, आर्टिकल दा लगता है, और कभी कभी जब काउंटेबल दिखाना होता है ना, तो हम ए का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मोस्टली हम दा का यूज़ करते हैं जी।
बिल्कुल। चलिए, तो अब प्रीपोजिशन में ना हम एक ही प्रीपोजिशन को डिस्कस किए हैं जो बाई का था, तो अभी थोड़ा लेंदी टॉपिक हो रहा था तो इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब इसके बाद में जो अगला प्रीपोजिशन होगा ना उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे जो है हमारा लिटरेचर पोर्शन। ओके, चलिए तो लिटरेचर पोर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे टर्म्स को, और टर्म्स में हमारा जो टॉपिक था वो था मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है। लेंदी होने की वजह से कल ये सेशन छोड़ा गया, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए मेटाफिजिकल पोएट्स क्या है। इसमें जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ठीक है, कह रहा है जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। अब ये जो कमेंट है ना, दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क फॉर डन बाय जॉन ड्राइडन। ये जो रिमार्क है ना, ये यहाँ तक का, ये एक डेरोगेटरी रिमार्क है, यानी कि उपहास टाइप का, ठीक है, हंसी उड़ाने के लिए, डिफेमेटरी कह सकते हैं आप इसको, सिनोनिम है इसका। तो ये डेरोगेटरी रिमार्क जो था ना, ये डन के लिए था, और किसने यूज़ किया था? जॉन ड्राइडन ने, ठीक है, बाय जॉन ड्राइडन। बाई का यूज़ पढ़ रहे हैं, बाई आ भी गया, ठीक है, आप समझ लीजिएगा बखूबी। तो बाय जॉन ड्राइडन इन हिज एसे, और कहाँ पे? उनके एसे में। एसे क्या था? ए डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन का एक एसे था, ए डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर, ठीक है। उसी में इन्होंने ये रिमार्क कहा था। क्लियर जी। आगे, इट इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है जिन्होंने हु एक्सटेंडेड दिस टर्म, इस टर्म को उन्होंने बढ़ाया, एंड अप्लाइज इट, और अप्लाई किया टू ए स्कूल ऑफ पोएट्स इन द लाइव्स ऑफ द पोएट्स। और कहाँ पे यूज़ किया? द लाइव्स ऑफ द पोएट्स में। भाई देखो, ये पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, द लाइफ ऑफ द पोएट्स, तो किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। और 52 राइटर्स के बारे में इन्होंने लाइफ को लिखा है, ठीक है। लिखा है मतलब कि बायोग्राफी लिखी है। क्लियर? बिल्कुल, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फिर क्या है? Dr. Johnson writes about the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets. ओके, देखिए टीजीटी के पर्पज से इंफॉर्मेशन होना तो ज़रूरी है, बाकी एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछा गया एज इट इज़ कि ये किसका है, तो पीजीटी के राइटर्स के लिए ये ठीक है, इसको आप जान सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए, नाउ द मेटाफिजिक्स, फिजिक्स नहीं है, फिजिकल है, माफ कीजिएगा। नाउ द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, इंपॉर्टेंट आपका, कि मेटाफिजिकल पोएट्स का जो ग्रुप था ना, वो किस सेंचुरी के पोएट्स का ग्रुप था, और अगर ये ग्रुप था तो ग्रुप में कौन कौन थे, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये पोएट्स का ग्रुप था, ठीक है, और कौन सी सेंचुरी का, तो बताना है 17th सेंचुरी पोएट्स का ये ग्रुप था। क्लियर? बिल्कुल। दे आर अफेक्टेड मोर और लेस बाय जॉन डन इन यूजिंग द सम पोएटिक इमेजेस इन सेक्युलर एज वेल एज रिलीजियस पोएट्री। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें ना आपको दो टाइप के पोएटिक इमेजेस को देखने को मिलेगा। जैसे पहला तो है, हमने देखा सेक्युलर, और दूसरा है रिलीजियस पोएट्री, ठीक है। तो अब ना इसमें दो कैटेगरी बनाई गई, एक तो सेक्युलर पोएट्स की और दूसरा रिलीजियस पोएट्री की, ठीक है। देखो, कुछ राइटर्स थे जो कि सेक्युलर लिखते थे, कुछ थे जो रिलीजियस लिखते थे पोएट्री, ठीक है। अब उनमें देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, क्लीवलैंड, मार्वेल एंड काउले आर सम पोएट्स हु आर नोन फॉर सेक्युलर पोएट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्लीवलैंड, मार्वेल एंड काउले आर सम पोएट्स हु आर नोन फॉर सेक्युलर पोएट्री। ओके जी। वाइल हर्बर्ट वॉगन, क्राशा एंड आयरनटिन, ये जो है ना, ये सभी रिलीजियस पोएट्री को लिखा करते थे, ठीक है।
जी देखिए, अब यहाँ से देखिए, जॉन डन इज नोन एज द फादर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो आंसर देना होगा जॉन डन का, ठीक है, बिल्कुल। हिज पोएट्री इज नोन फॉर विटिसिज्म, वेगनेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑब्सक्योरिटी। ओके, उसके बाद आप पढ़ेंगे जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में, ठीक है। देखो, जॉर्ज हर्बर्ट इज फेमस एज द सेंट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस थीम। बिल्कुल, तो ये एक फेमस सेंट थे, तो इस वजह से ना इनकी जो थीम हुआ करती थी वो रिलीजियस हुआ करती थी, ठीक है। किनकी? जॉर्ज हर्बर्ट की। ओके, बिल्कुल। तो इनकी पोइट्री किसके लिए जानी जाती है? सिंसियरिटी के लिए, ऑनेस्टी के लिए, मॉडेस्टी के लिए इन थॉट एंड कोलोक्वियल डायलॉग के लिए, सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन के लिए जानी जाती है, ठीक है। किसकी पोइट्री? जॉर्ज हर्बर्ट की, ठीक है। और इनकी थीम क्या है? इनकी थीम है रिलीजियस थीम, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट राइटर है आपके रिचर्ड क्रॉशा। कौन है? रिचर्ड क्रॉशा हैज़ रिटन पोएम्स ऑन लव एंड रिलीजियस थीम्स। अब देखिए, इन्होंने भी रिलीजियस थीम को अपनाया है, लेकिन कुछ पार्ट्स इन्होंने ना लव के ऊपर भी लिखे हैं। क्लियर? ही यूजेस कंसीट्स बट हिज पोएट्री हैज़ नो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माइंड, हिज पोएट्री इज लिरिकल, ठीक है, बिल्कुल। तो इनकी पोएट्री लिरिकल है, किसकी? रिचर्ड क्रॉशा की। नेक्स्ट आते हैं आपके हेनरी वॉगन। ही इज ए मिस्टिक बाय हार्ट, ठीक है। कौन? हेनरी वॉगन। हिज थीम्स इंक्लूड्स चर्च, फेस्टिवल्स, चाइल्डहुड मेमोरीज, कम्युनियन विद नेचर एंड इटर्निटी, ठीक है। तो हेनरी वॉगन के बारे में आप याद रखेंगे कि ये एक मिस्टिक बाय हार्ट थे, और इनकी जो थीम्स थी वो चर्च फेस्टिवल्स हुआ करती थी, चाइल्डहुड मेमोरीज हुआ करती थी, बेस्ड हो सकती थी, कम्युनियन विद नेचर हो एंड इटर्निटी बेस्ड हुआ करती थी, ठीक है। किसकी पोएट्री? हेनरी वॉगन की, ठीक है। हेनरी वॉगन से आपको जॉन मिल्टन की एक ओड है, वो ओड जो है इनसे कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है? अगर आप टीजीटी के एस्पिरेंट हैं और सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो रिकॉल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अब्राहम काउले। अब्राहम काउले इज ए ट्रांजिशनल पोएट। ही इज द लास्ट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट ये भी बन जाते हैं क्योंकि ये लास्ट पोएट है मेटाफिजिकल स्कूल के। कौन? अब्राहम काउले, ठीक है। हिज पोएट्री इज नोन फॉर रेमिनिसेंस, इमेजरी एंड इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब अगले पोएट है हमारे एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल इज ए ह्यूमनिस्ट एंड विटी पोएट, ठीक है। हिज पोएट्री इज नोन फॉर लव फॉर नेचर। इन हिज पोएट्री ही कंबाइंस रेनेसा स्पिरिट ऑफ रोमांस एंड प्योरिटम ह्यूमनिज्म। क्लियर? ओके, अच्छा, अब यहाँ ना कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैंने आपको अंडरलाइन करके पढ़ाया ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें चाहे तो आप पॉज करके आगे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो द मेटाफिजिकल पोएट्री कहाँ गया जी? यहाँ से पढ़ते हैं। द क्रेडिट टू मेक द मेटाफिजिकल पोएट्री पॉपुलर गोज टू H.J.C. Gerson. Introduction to Metaphysical Lyrics and Poems of 17th Century and T.S. Eliot's Essay on the Metaphysical Poets. Most important, ठीक है। T.S. Eliot का अगर नाम आ जाता है ना तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ इन्होंने यूज़ किया था? द मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने ये मेटाफिजिकल पोएट्री के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, ठीक है। किसने? T.S. Eliot ने, ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट, द मेटाफिजिकल पोएट्री इज नोन फॉर अथर्स स्कॉलरशिप एंड लर्निंग, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्री को जाना जाता है अथर्स की स्कॉलरशिप एंड लर्निंग के लिए। बाकी चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये मेटाफिजिकल पोएट कंप्लीट हुआ है। कल हम स्टार्ट करेंगे फिर मीटर से। चलिए आज ही देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। मीटर, ए स्कीम ऑफ वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन का एक स्कीम होता है, ये इज नोन एज मीटर और जाना जाता है मीटर के नाम से, ठीक है। मीटर की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, METRE,
ठीक है। मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड स्लैबल्स। अब देखो जो मीटर होता है ना वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड स्लैबल का एक कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी होता है। तो स्लैबल्स आर ऑफ टू काइंड्स, असेंटेड एंड अनअसेंटेड। अब देखो जो स्लैबल्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं एक्चुअली। पहला होता है हमारा असेंटेड, क्या होता है असेंटेड, दूसरा होता है अनसेंटेड, अनअसेंटेड, ठीक है। अब इसी असेंटेड को कहते हैं हम स्ट्रेस्ड, ठीक है, और अनअसेंटेड को हम कहते हैं अनस्ट्रेस्ड। क्लियर? बिल्कुल, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जब आप आगे सब राइमिंग स्कीम पढ़ेंगे ना तो वहाँ आपको ये ज़रूरत लगेगी। क्लियर? बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट है हमारा मॉक एपिक। ए मॉक एपिक इज ए पैरोडी, ये ना एक प्रकार की नकल होती है ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक। किसकी? जो एक सीरियस फॉर्म होता है ना एपिक का। वैसे तो एपिक जो होता है बहुत इलाबोरेटेड और सीरियस फॉर्म होता है पोएट्री का और सबसे लेंदी भी होता है ये, तो उसी का ना ये एक पैरोडी होती है लेकिन मॉक होती है, उपहासात्मक तरीके से एपिक होता है ये, ठीक है। इट्स सब्जेक्ट इज वेरी ट्रिफलिंग इंसिडेंट। अब देखो इसका जो सब्जेक्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मान लीजिए आप इंपॉर्टेंट। इसका जो थीम होता है ना काफ़ी ट्रिफलिंग यानी तुच्छ यानी मजाकिया इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है, उसका कोई वो नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसका कोई सीरियस थीम ही ना हो, बस यूं ही उसको बना दिया गया हो, तुच्छ बहुत इग्नोमिनल हो। ओके बिल्कुल। द बेस्ट एग्जाम्पल, हाँ, द बेस्ट एग्जाम्पल इज पोप्स द रेप ऑफ लॉग। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा आप, रेप ऑफ लॉग है, ठीक है। द रेप ऑफ लॉग इज रिटन इन हीरोइक कपलेट एंड डिवाइडेड इनटू 5 कैंटोस। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप याद रखेंगे कि जो द रेप ऑफ लॉग है ना पोप का, अलेक्जेंडर पोप का, वो है एक क्या है, वो है मॉक एपिक है, ठीक है, और इसको लिखा गया ना हीरोइक कपलेट में और डिवाइड किया गया है 5 कैंटोस में, ठीक है जी। तो ये रहा आज का हमारा सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन देना हो आपको, कोई लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगले वीडियो को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।